हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 165 की और स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी वाले पार्ट से जो हम आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। दिवाली वैकेशंस के दौरान ये मैंने डिस्कस नहीं किया था सेगमेंट, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम आज के सेशन में देखते हैं पैराजंबल। पैराजंबल ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में दो ए से स्टार्ट है और दो सी से। इसका मतलब में बी और डी से मतलब नहीं है। ए से अगर करेंगे तो ए का कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड। एआई का यूज किया जा रहा है मेडिसिन वाले सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में। और सी कह रहा है इनोवेशंस ऑफन इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ओपन न्यू पॉसिबिलिटी। जो भी नए नए चीजें आविष्कार होती हैं, नवीनीकरण होता है, कुछ भी नई चीज इजाद की जाती है, वो अक्सर एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, क्षमता को इंप्रूव करता है और नई पॉसिबिलिटीज ओपन करता है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टार्ट करेंगे? तो देखिए, इनोवेशंस में ही एआई आता है। ठीक है, इनोवेशंस का ही एग्जाम्पल है एआई, इसलिए सी से स्टार्ट करिए। और सी से स्टार्ट करेंगे तो 2 और 4 नंबर कट जाएगा। अब सी के बाद में क्या आएगा? तो सी के बाद में इनोवेशंस का एग्जाम्पल दे रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आना चाहिए। तो सी के बाद ए। फिर इसके बाद देखिए बी। बी में कह रहा है कि फिर भी एथिकल गाइडलाइंस जो है आर नीडेड टू गवर्न इट्स सेफ यूज। एथिकल गाइडलाइंस की जरूरत है इसके सेफ यूज के इस्तेमाल में। किसके यूज में? एआई के यूज में। इसका मतलब सीधी सी बात है ना कि एआई के बाद में बी ही आएगा, क्योंकि ये जो इट्स सेफ यूज दे रखा है वो इट्स इसी के लिए आ रहा है। ए के बाद में बी ही आएगा, तो ए के बाद बी यहां था, लेकिन चूंकि इनोवेशंस का एग्जाम्पल ये वाला था इसलिए मैंने पहले लिया। और डी में कह रहा है पॉलिसी मेकर्स मस्ट बैलेंस इनोवेशंस विद रेगुलेशन। भाई यही बात तो इसमें है। फिर भी एथिकल गाइडलाइंस की आवश्यकता पड़ती है इसके सुरक्षित इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल गवर्न मतलब रेगुलेशन की बात कर रहा है। तो बी के बाद डी आएगा, तो बी के बाद डी आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए के बाद बी आना चाहिए। ये वाला सेगमेंट जो है वो 1 नंबर में है। आपका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, ये तो पैराजंबल वाली बात हुई। अब आइए आप नेक्स्ट। ये फिक्स प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन था, 75 तक हम डिस्कस कर चुके थे। खुद से करने की कोशिश कीजिए। देयर इज अ नीड। नीड जो है वो यहाँ नाउन है। डिटरमिनर दे रखा है, डिटरमिनर के बाद नीड क्या है? नाउन है। तो नीड के बाद में अगर नाउन हो तो इसके साथ फोर लगता है प्रपोजिशन। ठीक है, तो ये कह रहा आवश्यकता है किसकी? डिसिप्लिन की। कहां पर? स्कूल में। द रीजन, रीजन के साथ फोर लगता है, कोज के साथ ओव लगता है। जनरली कोज के साथ ओव का प्रयोग करते हैं, रीजन के साथ फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रीजन दे रखा है इसलिए अब क्या लगाइएगा? फोर। तो रीजन जो है उसकी सफलता का वो है मेहनत। देयर इज अ डिमांड। डिमांड के साथ फोर लगता है। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है आस्क फोर, एक होता है कॉल फोर, एक होता है डिमांड। ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, डिमांड अगर वर्ब हो तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, नाउन है, क्योंकि ए डिटरमिनर दे रखा है तो ये नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे फोर लगा रहे हैं। अगर ये वर्ब होती तो कुछ नहीं लगाते। तो डिमांड है किसकी? स्किल्ड वर्कर्स की, कुशल कारीगरों की। ही हैज नो एक्सेस। एक्सेस की कहानी ये है कि एक्सेस ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो अगर ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब जो भी होते हैं उसका प्रिपोजिशन लगता ही नहीं है। तो अगर ये वर्ब है तो इसके बाद प्रिपोजिशन लगेगा ही नहीं। अगर ये नाउन है, एक्सेस अगर नाउन है तो हम टू लगाते हैं। और अगर एक्सेसिबल जो कि एक एडजेक्टिव होता है ये दे रखा है तब भी टू लगाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी आप याद रखिए एक्सेस के विषय में। एक्सेस अगर वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा, एक्सेस नाउन है तो टू लगेगा, एक्सेसिबल एडजेक्टिव है तो टू लगेगा। तो यहाँ पे एक्सेस जो है नाउन है। नाउन कैसे पता लगा? क्योंकि नो डिटरमिनर है और डिटरमिनर के बाद में वर्ब नहीं आती, नाउन आता है। नेक्स्ट कह रहे हैं द की। ये तो आपने सुना हुआ होगा, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ऐसा करके। तो ये उल्टा इसने पूछ लिया, की है सक्सेस की मेहनत। तो की का मतलब माध्यम है, यहाँ पे की के साथ टू लगेगा। ठीक है, तो माध्यम के अर्थ में अगर की का प्रयोग आप करते हैं तो यहाँ पे टू लगता है। आगे चलिए। कुछ वन वर्ड्स जो हमने डिस्कस कर लिए थे पिछले क्लास तक, 60 तक। 61 में है एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब है गिव अप करना, अपना पद त्याग देना। ठीक है, पद छोड़ना। तो टू गिव अप वंस थ्रोन पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिनोनिम भी दिए मैंने इसके, रिजाइन, रिलिंक्विश, सरेंडर। एग्जाम्पल क्या है? द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन। तो राजा ने अपने पद का त्याग अपने बेटे के लिए कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। काइमेरिकल।
इसका ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वाइल्डली फैंसीफुल और अनरियलिस्टिक, जो काल्पनिक हो, अव्यवहारिक मतलब यथार्थ परक नहीं हो, और बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला हो, उसको बोलते हैं काइमेरिकल, इमेजिनरी, विजनरी, absurd। एग्जाम्पल है, इज प्लान टू बिल्ड अ सिटी ऑन द मून, उसकी योजना है कि वो चांद पर एक शहर बनाएगा, वो बिल्कुल काइमेरिकल थी। नेक्स्ट है कंपैट्रियट। कंपैट्रियट का मतलब होता है हमवतन। जब दो लोगों का वतन एक ही हो, है ना, तो उसको बोलते हैं कंपैट्रियट, फेलो सिटीजन, कंट्रीमैन। ड्यूरिंग द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के दौरान एवरी कंपैट्रियट चीयर्ड फॉर द नेशनल टीम, हर एक हमवतन जो है वो चीयर किया, उसने मतलब उसने उत्साहवर्धन किया किसका, अपने राष्ट्रीय टीम के लिए, तो ये कंपैट्रियट होता है। नेक्स्ट पे आई नेक्स्ट पे, चलो अगला है। अब ये उसी का ही रिपीट हो गई लाइन ही है ना, वही लाइन रिपीट हो रखी है। नेक्स्ट कह रहा है डेसिक्रेट। डेसिक्रेट जो होता है वो होता है डिफाइल करना, अपवित्र करना, अपमानित करना, कोई भी धार्मिक स्थान है उसको अपवित्र करने को डेसिक्रेट बोलते हैं। डिफाइल, डिसऑनर, प्रोफेन। द मॉब डिसेक्रेटेड द टेम्पल ड्यूरिंग द राइट्स, दंगों के दौरान जो भीड़ थी उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया। ड्रॉवर, एक ऐसा व्यक्ति जो कैटल को या शीप को चराता है और चराकर मार्केट तक ले जाता है जनरली, उसको बोलते हैं। तो द ड्रोवर लेड द हर्ड, जो ड्रोवर है वो हर्ड मतलब पशुओं का झुंड है उसको लेकर गया अक्रॉस द डस्टी प्लेन्स, किसके पार लेकर गया, जो धूल भरा मैदानी भाग था, टू द मार्केट, और कहाँ लेकर गया, मार्केट, जनरली मार्केट तक लेकर जाना ये होता है इसका। तो पशु चराने वाले को बोलते हैं ड्रोवर। ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, ड्रोवर जो पशु चराता है, ऐसे आप याद रखिएगा, गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर, पशुओं को चलाने वाले को ड्रोवर। तो DRI, आई के स्थान पर अगर ओ है इसका मतलब वो ड्रोवर, पशुओं की बात कर रहा है। अब 181 से ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, सोचो, हॉर्न्स का मतलब सींग होता है, बुल मतलब पता है आपको, बैल, और उस बुल को आप हॉर्न से पकड़कर और आप उसका सामना करें, कोई भी बुल है उसके सींग को पकड़कर उसका सामना करे, तो ये मुश्किल स्थिति का साहसपूर्वक सामना करना हो गया। द मैनेजर टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड हैंडल द क्राइसिस कॉन्फिडेंटली, मैनेजर ने बड़े साहसपूर्ण तरीके से मुश्किल परिस्थिति का सामना किया और हैंडल किया उस क्राइसिस को बड़े आत्मविश्वास से। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो डॉग सो रहे हैं उनको सोने दो, क्यों जगा रहे हो, भौंकना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। टू अवॉइड रीस्टार्टिंग एन ओल्ड आर्ग्यूमेंट और प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम अगर है, पड़ी रहने दो, उसका डिस्कशन दोबारा स्टार्ट मत करो, ठीक है, पुरानी बातों को फिर से नहीं छेड़ना है। इट्स बेटर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई रेदर देन रीओपन द पास्ट इशू, बेहतर है कि पुरानी बातों को छेड़े नहीं, किसकी बजाय, रीओपन द पास्ट इशू, पिछले मुद्दे को वापस से ओपन करने की बजाय। टू ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, अब घोड़ा बहुत ज्यादा खाता है तो ये बहुत ज्यादा खाना ही है। आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल ही ईट्स लाइक ए हॉर्स, फुटबॉल खेलने के बाद वो बहुत ज्यादा खाना खाता है। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट है एक मिनट, हाँ नेक्स्ट है टू कुक द बुक्स। कुक द बुक्स क्या मतलब है, बुक्स को कुक कर रहे हो, कुक मतलब पकाना होता है। पकाने में क्या होता है कि कोई भी सामग्री जो आपने डाली है, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मिर्च है, धनिया है ना, जीरा है, नमक है, वो कुछ दिखाई देता ही नहीं है कुक करने के बाद। ऐसे बुक्स को कुक कर दोगे तो जो भी डिटेल्स वगैरह होगी सब मिक्स्ड हो जाएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो यह है हिसाब किताब में गड़बड़ी करना, फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, चीट इन अकाउंट्स, मतलब एकदम मिक्स कर दिया है, कुछ भी स्पष्ट नजर ही नहीं आ रहा है। द कंपनी वॉज फाइन फॉर कुकिंग द बुक्स टू हाइड इट्स लॉसेस, कंपनी पर जुर्माना लगाया गया, किस लिए, अकाउंट्स में गड़बड़ी करने के लिए, और किस लिए अकाउंट्स में गड़बड़ी की, ताकि उनके लॉसेस को छुपा सके। नेक्स्ट है पेन इन द नेक। अब नेक में पेन, गर्दन में दर्द, तो सोचिए कितनी अनोयंस क्रिएट हो जाएगी उससे, कितना व्यक्ति परेशान रहता है गर्दन में दर्द से। तो परेशान करने वाला व्यक्ति जो है वो पेन इन द नेक की जैसे है। अ पर्सन और थिंग दैट इज वेरी अनोइंग और ट्रबलसम, एक व्यक्ति या कोई वस्तु जो कि बहुत अनोइंग है, ट्रबलसम है, उसको बोलते हैं पेन इन द नेक। दिस कॉन्स्टेंट ट्रैफिक जैम इज रियली ए पेन इन द नेक, ये लगातार जो ट्रैफिक जैम बना हुआ है वास्तव में पेन इन द नेक है।
अब ये फ्रेजल वर्ब्स 120 तक डिस्कस कर ली थी पिछले क्लास में हमने। स्ट्राइक बैक, देखिए इसका मतलब क्या है, फिर से प्रहार करना, बदला लेना। तो बैक मतलब वापस है, स्ट्राइक का मतलब प्रहार करना है, किसी ने आप पर प्रहार किया, आपने वापसी में उसको स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक बैक है। द आर्मी प्रोमिस टू स्ट्राइक बैक इफ द एनिमी अटैक्ड अगेन, आर्मी ने वादा किया कि अगर दुश्मन ने फिर से हमला किया तो हम वापस से बदला लेंगे। सिंगल आउट, जो एक एक चीज करके, सिंगल मतलब एक होता है, तो एक एक चीज करके बाहर निकाली है आपने, तो मतलब चुना है आपने, सेलेक्ट किया है कुछ। टू चूज वन पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप और फॉर स्पेशल अटेंशन, विशेष अटेंशन के लिए किसी एक व्यक्ति या चीज को ग्रुप से चुनना। द टीचर सिंगल्ड आउट रिया फॉर हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, टीचर ने रिया को चुना उसकी एक्सीलेंट उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए। ब्लो आउट, ब्लो मतलब फूंक मारना है, आउट, ब्लो आउट जनरली फूंक मारकर आग बुझाना होता है। जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं तो बोलते हैं ब्लो आउट द कैंडल, फूंक मारो और जिस पोजीशन में वो है, फ्लिकर करती है, टिमटिमाती है मोमबत्ती, उसको आउट कर दो वहां से, मतलब वो टिमटिमाना बंद कर दे। तो आग बुझाने को बोलते हैं एक्सटिंग्विश अ फ्लेम, कैंडल एक्सेट्रा। प्लीज ब्लो आउट द कैंडल्स बिफोर यू लीव द रूम, तो आप रूम से बाहर जाएं उससे पहले क्या करें, कैंडल्स बुझा दें। तो जनरली ब्लो आउट जो है कैंडल्स बुझाने के लिए यूज किया जाने वाली फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कास्ट ऑफ। कास्ट मतलब फेंकना होता है, और ऑफ का मतलब सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। टू गेट रिड ऑफ समथिंग और डिस्कार्ड, आपने फेंका और फेंक के अपने आप से आपने सेपरेट कर लिया, तो ये क्या है, छोड़ देना, त्याग देना। वी शुड कास्ट ऑफ ओल्ड हैबिट्स, हमें पुरानी आदतों को कास्ट ऑफ कर देना चाहिए, दैट हार्म आवर ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाती है। गो ऑफ, बॉम्ब फेंकते हैं, तो बॉम्ब फेंकते हैं तो बॉम्ब फटता है। तो दो पार्ट मान लीजिए बॉम्ब के, आप देखेंगे तो दो पार्ट, जैसे एक बॉल होती है वैसे दो पार्ट्स के बीच में बारूद भरा होता है। जब वो गो ऑफ, गो मतलब जाना, वो एक दिशा में जाएगा और फिर वो सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होते ही क्या होगा, फटेगा, बर्स्ट होगा, एक्सप्लोड होगा। तो एक्सप्लोड और मेक अ लाउड नॉइज, और चूंकि विस्फोट होगा तो आवाज भी काफी ज्यादा होगी, तो यही मतलब, ठीक है। एक और मतलब है इसका, स्टॉप वर्किंग और स्पॉइल फॉर फूड, है ना, मतलब काम करना बंद कर देना। गो ऑफ, जाते हैं और आप जॉब करना बंद कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है, ऑफ कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं अपने आप को कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये भी गो ऑफ होता है। तो ये है या फिर ये जनरली फूड के लिए यूज करते हैं, तो आप यूँ मानो कि काम करना वैसे नहीं है कि अगर कोई भोजन खराब हो जाए या वो काम करना बंद कर दे, कहने का मतलब वो खाने के लायक ना रहे, तो भोजन चला गया है और अपने आप को उसने ऑफ कर लिया कि मुझे मत खाओ, मैं स्पॉइल हो चुका हूं, ऐसे भी इसको नेमोनिक ट्रिक से याद किया जा सकता है। तो द बॉम्ब वेंट ऑफ विद अ लाउड साउंड, बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हुआ काफी तेज आवाज के साथ। द मिल्क हैज गॉन ऑफ, मिल्क है वो स्पॉइल हो चुका है, डोंट ड्रिंक इट, इसको मत पियो। ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स हुई। अब हम डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटोरियल किस बारे में है। तो एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करता है कि कैसे एनडीए और महागठबंधन जो है बिहार में, वो कैसे अपने आंतरिक संघर्षों का सामना उनको करना पड़ रहा है, किस दौरान, चुनाव की तैयारियों के दौरान। इट हाईलाइट्स हाउ द बीजेपी, अब ये एडिटोरियल ये हाईलाइट करता है कि कैसे बीजेपी, जेडीयू और एलजीपी जो है वो लीडरशिप को लेकर कैसे इनके मतभेद हैं, ठीक है। फिर भी बीजेपी, अंततः बीजेपी ने नीतीश कुमार का ही सपोर्ट किया है, चीफ मिनिस्टर का दावेदार इनको घोषित किया है। किस कारण से, क्योंकि इनका आज भी प्रभाव है मतदाताओं में, इस कारण से इन्होंने सोचा कि इनको अगर नहीं चुना गया तो बीजेपी को सपोर्टर्स जो है ना इतने नहीं मिल पाएंगे जितना कि बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है, किसमें, बिहार में। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। टाइटल है क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन, और एंड जैसा कि मैंने बता रखा है पहले भी कि एंड दोनों तरफ सेम चीजों को कनेक्ट करने के काम आता है। तो क्लैरिटी भी नाउन है और कंफ्यूजन भी नाउन है, और एंड है वो कंजंक्शन है। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता होती है, कंफ्यूजन का मतलब भ्रम होता है। तो क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन, स्पष्टता और भ्रम, हालांकि दोनों ही एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। किसको लेकर लिखा गया है, बिहार इलेक्शन प्रिपरेशंस, बिहार चुनाव की तैयारियों पर। द राइवल फ्रंट्स, जो विपक्षी खेमे हैं उनको लेकर। फ्रंट्स जो है इसका मतलब होता है कैंप्स, धड़े, मोर्चे, या इसको आप कह सकते हैं ब्लॉक, या इसको कह सकते हैं पार्टीज, ये सारे इसके मतलब हैं। राइवल का मतलब होता है विरोधी, ओपोनेंट, एडवर्सरी, कॉम्पिटिटर, ये विरोधी। डिवीजन का मतलब है कह सकते हो बंटवारा कह सकते हो, स्प्लिट, रिफ्ट, दरार कह दीजिए, दरार, विभाजन। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदासीन, जो वर्तमान में जो पद पर बना हुआ है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। करंट, एग्जिस्टिंग, सिटिंग। रेस्पेक्टिव का मतलब है क्रमशः, ठीक है, अपने अपने।
स्पेकुलेशन का मतलब है अनुमान, गैस वर्क, अजम्पशन, कंजक्चर। और हैगलिंग का मतलब है सौदेबाजी करना, सौदेबाजी करना, सौदेबाजी। तो नेगोशिएशन या बार्गेनिंग। अब देखिएगा, क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन मतलब स्पष्टता और भ्रम, किसको लेकर लिखा गया है? बिहार की चुनावी तैयारियों को लेकर और जो विपक्षी खेमे हैं उनको लेकर। बोथ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कोई बच्चा नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। और जो मैं बता रहा हूं एक बार, क्योंकि नए हो तो इसलिए बताना जरूरी है कि ये जो येलो कलर में दिख रहा है ना आपको, ये सब्जेक्ट है। ब्लू कलर में दिख रहा है ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट किया गया है। और पूरा ट्रांसलेशन जो है यहां से आप सीखते हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करना है। और आप एक कोर्स हम अपना है जिसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने सिखाया है, वहां पे आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो अगर किसी ऐसी एग्जाम की तैयारी करते हो जहां ट्रांसलेशन पूछा जाता है तो ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है, और वो पेड कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और या फिर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, बोथ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और महागठबंधन, दोनों ही, एक तो एनडीए और महागठबंधन, बोथ के साथ एंड लगता है, ध्यान रखें। इन दोनों की वर्ब जो है वो आर है। ये डीलिंग विद, डील के साथ दो चीजें लगती हैं, डील इन भी होता है और डील विद भी होता है। डील इन जो होता है ये होता है ट्रेड करना, व्यापार करना। और डील विद जो होता है वो होता है हैंडल करना या टैकल करना, निपटना। ठीक है भाई। तो दोनों ही एनडीए और महागठबंधन जो है डील कर रहे हैं, निपट रहे हैं, किससे? इंटरनल डिविजन से। डिविजन्स यहां पे नाउन है और इंटरनल एडजेक्टिव है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में एल दे रखा होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। किसमें? आंतरिक जो इनके बीच दरार है उससे जूझ रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको टैकल कर रहे हैं, ये मतलब है। बोथ के साथ एंड लगता है, ध्यान रखें। एग्जाम में कई बार बोथ के साथ एज वेल एज लगा के या अलोंग विद लगा के क्वेश्चन पूछा गया है, गलत हो जाएगा। बोथ के साथ एंड ही आता है। और एक बात और याद रखना कि बोथ कभी नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखें कि बोथ जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आएगा। बोथ नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है, बोथ के साथ में एंड आता है। ठीक है। आगे देखिए, द प्रिंसिपल राइवल फ्रंट्स, प्रिंसिपल का मतलब है चीफ, या इसको कहिए मैन, मुख्य। राइवल फ्रंट्स मतलब विपक्षी खेमे, मुख्य जो विपक्षी पार्टियां हैं इन बिहार, बिहार में। ये इन बिहार एडवर्ब है क्योंकि जगह बता रहा है। अकेला बिहार नाउन है क्योंकि स्टेट का नाम है। इन है प्रेपोजिशन है। ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी तो ये एडवर्ब हो गया। तो मुख्य जो विपक्षी खेमे हैं बिहार में, इन खेमों की वर्ब जो है ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, और फाइनली है एडवर्ब है। इन्होंने अंततः क्या किया है? अनाउंस किया है क्या? इनकम्बेंट, इनकम्बेंट नीतीश कुमार, जो पदासीन नीतीश कुमार हैं, मतलब फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर यही है, और तेजस्वी यादव, किस रूप में अनाउंस किया है? एज देयर रेस्पेक्टिव। देयर इसलिए क्योंकि विपक्षी खेमे पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, रेस्पेक्टिव एडजेक्टिव है, अपने अपने क्रमशः चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स, मुख्यमंत्री पद के दावेदार। आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशन एंड हैगलिंग, किसके बाद? आफ्टर, ये प्रेपोजिशन है। वीक्स है वो यहाँ पे नाउन है। ठीक है। प्रेपोजिशन वन नाउन आ गया, ये प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन के बाद में दो नाउन है, स्पेकुलेशन नाउन है और ये नाउन, एंड है वो कंजंक्शन। ठीक है। किसके बाद? काफी सप्ताह के अनुमान, अटकलों और सौदेबाजी के बाद। ठीक है। फिर समझो। अच्छा, प्रिंसिपल की एक स्पेलिंग ये भी होती है, PRINCIPLE, ये होता है सिद्धांत। और वो प्रिंसिपल दे रखा है वो है मुख्य, वही प्रधानाचार्य के लिए भी यूज किया जाता है, ये है सिद्धांत। ये भी ध्यान रखेंगे। तो प्रिंसिपल राइवल फ्रंट्स जो हैं, विपक्षी खेमे जो हैं मुख्य बिहार में, उन्होंने अंततः अनाउंस कर दिया है पदासीन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, किस रूप में? अपने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के रूप में। आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशन, काफी सप्ताह के अनुमान, अटकलों और सौदेबाजी के बाद। वीक्स इसलिए क्योंकि वीक्स से पहले कोई संख्या तो है नहीं, तो हम कई सप्ताह इसको काउंट करके चलेंगे, तो इसलिए वीक्स मानिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। अराउंड, अब देखो यहां से यहां तक तो इसकी जानकारी है। एनडीए, एनडीए जो इर्द गिर्द घूमता है, ये प्रपोजिशन है अराउंड। किसके इर्द गिर्द? भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के। एक्सिस का मतलब है धुरी, सेंटर या पिवट, धुरी। और वन अपमैनशिप जो होता है वो होती है श्रेष्ठता।
जब ये कहा जाए ना कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा कहे मैं श्रेष्ठ हूं, तो इसको बोलते हैं वन अपमैनशिप। तो एनडीए किसके इर्द गिर्द? बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच के धुरी के इर्द गिर्द। एंड दूसरी तरफ महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस, इसी को ग्रैंड अलायंस इंग्लिश में कहा है, महागठबंधन किसके इर्द गिर्द? ये अब यहां परिचय है। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के धुरी के इर्द गिर्द। आर सीधी सीधी देखो कि एनडीए है, महागठबंधन है, इन दोनों की वर्ब है आर। कॉट इन, कॉट इन का मतलब है एंटेंगल्ड इन, मतलब फंसे हुए हैं, या कहिए स्टक इन, ये फंसे हुए हैं, या कहिए मायर्ड इन। ठीक है, किसमें? देयर इंटरनल गेम्स, अपने आंतरिक गेम्स में। गेम्स क्या है? वन अपमैनशिप का, श्रेष्ठता की होड़ का गेम है। ठीक है, इंटरनल गेम्स में गेम्स नाउन है। अभी मैंने कहा था कि एल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं, तो एल दे रखा है तो एडजेक्टिव है। ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन लगता है, तो ये वन अपमैनशिप नाउन है। और वैसे भी शिप एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए। एक तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो पार्टी है, उसकी धुरी के इर्द गिर्द घूमता एनडीए। दूसरा, राष्ट्रीय कांग्रेस और आरजेडी, इसके धुरी के इर्द गिर्द घूमता महागठबंधन। ये दोनों ही फंसे हुए हैं अपने आंतरिक खेल में, और खेल क्या है? श्रेष्ठता की होड़ का। अच्छा जी, राजनीतिक पार्टियों का दय लगता है, यहां दय लग रहा है, यहां पर भी वैसे लग जाना चाहिए, हालांकि इसने एक बार दय लगा कॉमन ही मान लिया। ठीक है, यहां भी देखो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले दय लग रहा है, यहां भी दय लग जाना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल के पहले दय लग जाएगा, लेकिन इसने कॉमन एक दय का यूज किया है। वैसे राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले दय का प्रयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। द डिले इन द अनाउंसमेंट्स, जो देरी हुई, डिले नाउन है, ये आपका डिटर्मिनर है दय। तो देरी, देरी किस में हुई? अनाउंसमेंट्स में। अनाउंसमेंट्स मतलब घोषणाओं में, है ना? और किसके द्वारा? बाय बोथ फ्रंट्स, दोनों कैंप्स के द्वारा, दोनों पार्टीज के द्वारा। सजेस्ट, ये डिले की वर्ब है सजेस्ट, ये सुझाती है। सजेस्ट का मतलब है हिंट, ये संकेत देती है। दैट की, ये कंजंक्शन है। अब नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया। देयर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स की, उनके, उनके किनके? दोनों जो मोर्चे हैं एनडीए महागठबंधन, उनके। ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो हैं, आर, ये पूरी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसकी वर्ब। मोर अ रिजल्ट ऑफ कंपल्सन्स, ये परिणाम है। ये नाम ही क्यों दिए? क्योंकि ये परिणाम है बाध्यता का। कंपल्सन होता है बाध्यता, मजबूरी, अनिवार्यता, बाध्यता, मजबूरी या अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन, प्रेशर। कन्वर्जेंस का मतलब है सहमति, सामंजस्य, मेल। टर्न अराउंड का मतलब है बदलाव। रिवर्सल, यू टर्न या शिफ्ट। एंडोर्स का मतलब है सहारा देना, समर्थन देना, सहारा देना या समर्थन देना। तो जो देरी हुई किसमें? अनाउंसमेंट्स में, घोषणाओं में। घोषणाएं किसके द्वारा? दोनों पार्टीज के द्वारा। वो दर्शाती है, क्या दर्शाती है? कि उनके जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो ज्यादा परिणाम है किस चीज का? मजबूरियों का। किसकी तुलना में? मोर के साथ देन लग रहा है, डिग्री कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है। ठीक है, किसकी तुलना में? तुलना, एनी कन्वर्जेंस ऑफ माइंड, कोई प्रकार की। माइंड्स का मतलब यहां पे मन या विचार, विचारों के मेल की बजाय। कोई विचारों का मेल नहीं है, बल्कि ये तो मजबूरी का परिणाम है कि इन्होंने ऐसे ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम दिए हैं। ठीक है, फिर देखिए, एनी यहां डिटर्मिनर है, कन्वर्जेंस डिटर्मिनर के बाद नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में ई एन सी ई सफिक्स आता है वो जनरली नाउन होते हैं। और प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ये नाउन है। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। माइंड्स नाउन, माइंड का मतलब यहाँ पे विचारधारा मान लीजिए। द बीजेपी, फिर देखिए राजनीतिक पार्टी है, दे लग गया, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ये एडवर्ब। तो बीजेपी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इंडिकेट किया था, संकेत दिया था इन रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताहों में, दैट की, ये संकेत दिया था कि, ये कंजंक्शन आ गया। अब नया वाक्य स्टार्ट हो गया। द चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो विकल्प है, चॉइस है चीफ मिनिस्टर की, वुड रिमेन ओपन। वो चॉइस सब्जेक्ट, ये वुड रिमेन ओपन। ये देखिए, एक्चुअल में दैट कंजंक्शन से पहले यहां सेकंड फॉर्म आ चुकी, रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। नरेशन अगर आपने पढ़ा हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है कि कंजंक्शन से पहले यहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया है। थर्ड फॉर्म, सॉरी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट की बात इसने कर ली, तो यहां भी पास्ट में ही चलेगा। अगर मैन क्लोज, अगर मैन क्लोज, जो भी कंजंक्शन से पहले वाला क्लोज है, अगर ये पास्ट में है, तो 100%
सबॉर्डिनेट क्लोज जो होता है, अधीनस्थ क्लोज, आश्रित उपवाक्य, वो भी किस में जाएगा? पक्का पास्ट में जाएगा। ये एक कहानी याद रखें आप। अगर मैन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में जाएगा। ये और में लागू नहीं होता कि मैन क्लोज प्रेजेंट में है तो कैसा, फिर तीनों ही आ सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन पास्ट में है तो पास्ट में जाएगा। इसलिए यहाँ पे वुड किया, विल का पास्ट किया। वैसे विल का पास्ट होता नहीं है वुड, लेकिन याद रखने के दृष्टिकोण से याद रखिए। तो बीजेपी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से संकेत दिया था कि हाल ही के सप्ताहों में कि जो चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है वो हमेशा ही ओपन रहेगी। रिमेन मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू करेगी। बिफोर, किससे पहले? ये कंजंक्शन है भाई। बिफोर कंजंक्शन कैसे पता लगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब दे रखी है इसलिए कंजंक्शन मानी क्लोज को जोड़ रहा है। किससे पहले? ये इट आ रहा है बीजेपी के लिए प्रोनाउन। इससे पहले कि इसने टर्न अराउंड किया, यू टर्न ले लिया टू एंडोर्स मिस्टर कुमार। क्या यू टर्न लिया? मिस्टर कुमार का सपोर्ट करके, नीतीश कुमार का समर्थन देके। और समर्थन दिया किसके लिए है? यट अनदर टर्म। यट अनदर का मतलब होता है एक बार फिर से, वंस अगेन। यट अनदर का मतलब है वंस अगेन। एक बार फिर से इन्होंने एक और मतलब टर्म के लिए इन्होंने मिस्टर कुमार को एंडोर्स किया है। फिर समझो, बीजेपी ने स्पष्ट रूप से इंडिकेट किया था हाल ही के सप्ताहों में कि चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है वह हमेशा ही ओपन रहेगी। किससे पहले? बिफोर इट मेड, कि इससे पहले कि इन्होंने अब जो है ये कर दिया, इससे पहले इन्होंने ऐसा कहा था। अब बदला, यू टर्न ले लिया इन्होंने, मिस्टर कुमार को ही सपोर्ट किया है एक और टर्म के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, द बीजेपी इज ए बिगर पार्टी। बीजेपी जो है सब्जेक्ट हो गया, राजनीतिक पार्टी है दे लग गया, इज है इसकी वर्ब हो गई। ये ज्यादा बड़ी पार्टी है। ठीक है, बिगर क्योंकि तुलनात्मक रूप से जो भी एनडीए वाला खेमा है, फ्रंट है, उस ब्लॉक में, उस कैंप में ज्यादा बड़ी पार्टी ये है। इन द आउटगोइंग असेंबली, आउटगोइंग का मतलब क्या है? जो एंड हो रही है, जो विदा ले रही है, जो डिपार्ट हो रही है। भाई अब ये असेंबली तो भंग हो जाएगी, नई असेंबली आएगी, तो डिपार्टिंग। ठीक है, तो विदा लेती हुई विधानसभा में ज्यादा बड़ी पार्टी बीजेपी है। दो यद्यपि, ये कंजंक्शन हो गया जो विपरीत वाक्यों को जोड़ता है। मिस्टर कुमार इज द चीफ मिनिस्टर, यद्यपि मिस्टर कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हालांकि मिस्टर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बीजेपी जो है वो ज्यादा बड़ी पार्टी है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरी पार्टी के हैं, जेडीयू के हैं। चीफ मिनिस्टर पद है इसलिए द का प्रयोग है। अगर साथ में नाम जोड़ दिया था यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऐसे, पहले नहीं बाद में, तो फिर द नहीं आता। द सैफरन पार्टी, ये हो गया भगवा पार्टी। ठीक है, तो जो भगवा पार्टी मतलब बीजेपी की बात कर रहा है। सीज, ये सब्जेक्ट हो गया। ये देखती है, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, नाउ अब, ये एडवर्ब है नाउ। टू क्लेम, दावा करने का, द टॉप पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट। सबसे बड़ी पोस्ट असेंबली में कौन सी? चीफ मिनिस्टर वाला पद। तो भगवा पार्टी जो है अब एक अवसर के रूप में देख रही है कि अब हम दावा कर सकते हैं टॉप पोस्ट पर। गिवन, गिवन मतलब कंसिडरिंग, इसको देखते हुए, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे, कंसीडरिंग, इसको कहिए प्रेपोजिशन। क्या देखते हुए? द एविडेंट, एविडेंट का मतलब है स्पष्ट, ऑब्वियस, क्लियर, एपेरेंट। हॉस्टाइल का मतलब है दुश्मन कह दो, विरोधी कह दो, एडवर्स, एंटागोनिस्टिक, अनफ्रेंडली। क्या देखते हुए? स्पष्ट रूप से स्लो डाउन होती हुई मिस्टर कुमार को। स्लो डाउन मतलब इनका एक्टिविटी कमजोर पड़ चुकी है, इतने सक्रिय है नहीं, कम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मिस्टर कुमार के लिए। मिस्टर कुमार जो कि हैं 74 ईयर्स के, मिस्टर कुमार की वर्ब इज है। तो सैफरन पार्टी एक अवसर देखती है अब, कि अब ये एक दावा कर सकती है टॉप पोस्ट पर। किस चीज को देखते हुए? कि भाई स्पष्ट रूप से दिख रहा है मिस्टर कुमार कम सक्रिय है, इनकी आयु भी ज्यादा हो चुकी है। तो लोक जनशक्ति पार्टी, फिर देखिए राजनीतिक पार्टी है, दे लग गया। तो ये एलजेपी जो है, एक और, अनदर, अनदर का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले। अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले, अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले, और दी अदर का प्रयोग दोनों प्रकार के नाउन से पहले, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। बस फर्क ध्यान रखना कि ये दोनों हैं वो जेनरिक के लिए आते हैं, जब पता हो हमें बात किसकी कर रहे हैं तो आते हैं। ये तब आता है जब स्पेसिफिक हो, जब हमें पता नहीं हो तब तो जेनरिक, पता हो एग्जैक्टली कि किसकी बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक के लिए दी अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक और घटक है, बाकी मतलब हमें पता नहीं ना कि ये केवल एकमात्र घटक है, और भी घटक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अनदर का प्रयोग हमने किया। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कॉम्पोनेंट, घटक, पार्ट कह सकते हो।
इज यहाँ पे एलजेपी के लिए आ रहा है, और ऑल्सो का प्रयोग हम लिंकिंग वर्ब के बाद करते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑल्सो आता है, मैन वर्ब के पहले आता है। ठीक है, तो ये जो एलजेपी है ये भी हॉस्टाइल है, विरोधी है। किसकी हॉस्टाइल? किसके लिए? जो जिसके लिए भी हॉस्टाइल उसके टू लगता है, मिस्टर कुमार की विरोधी है। एक और घटक जो है एनडीए का, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी मिस्टर कुमार की विरोधी है। इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी को लग रहा है कि पद हमारे हाथ में आ सकता है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एज इट टर्न आउट, एज इट, जैसा जैसा कि घटित हुआ, जैसा कि घटित हुआ, जैसा कि घटित हुआ। ठीक है, एज इट ट्रांसपायर्ड और हैपेंड। कंक्लूड का मतलब है निष्कर्ष निकालना या तय करना, निष्कर्ष निकालना या तय करना। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है संभावनाएं, चांसेस, पॉसिबिलिटीज, होप्स। फॉल्टर का मतलब है अ, कमजोर पड़ना, लड़खड़ाना, कमजोर पड़ना। और फॉल इन लाइन का मतलब है आदेश का पालन करना, सहमत होना, आदेश का पालन करना, ओबे, एग्री, कंफर्म। देखिए, एज इट टर्न आउट, जैसा कि घटित हुआ। अब इस वैसे तो ये पूरी फ्रेज है, वैसे यहाँ इट की वर्ब टर्न्ड है, द बीजेपी सब्जेक्ट, ये पूरी फ्रेज हो गई, यहां से एक नया स्टार्ट हो गया वाक्य। बीजेपी ने निष्कर्ष निकाला, ये वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, ये कंजंक्शन। क्या निष्कर्ष निकाला? कि ग्रोइंग पब्लिक परसेप्शन, परसेप्शन होता है ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, ठीक है, समझ कह सकते हो। तो बढ़ती हुई लोगों की जो समझ है, परसेप्शन, लोग समझ गए, लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, कि बढ़ता हुआ जनता के जो समझ है, दैट, क्या समझ, ये कंजंक्शन आ गया। कि मिस्टर कुमार में गेट रिप्लेस्ड, कि मिस्टर कुमार जो है वो हो सकता है, ये वर्ब। ठीक है, ये पूरी वर्ब है, और गेट यहाँ पॉजिटिव वर्ब है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इनको रिप्लेस किया जा सकता है, गेट प्लस थर्ड फॉर्म मतलब इनको किसी के द्वारा ऐसा हो सकता है। ठीक है, में संभावना बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। तो बीजेपी ने निष्कर्ष निकाल लिया कि बढ़ता हुआ लोगों की अंडरस्टैंडिंग कि मिस्टर कुमार को रिप्लेस किया जा सकता है, ये समझ जो है वॉज डैमेजिंग, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये डैमेज कर रही थी, ये क्षति पहुंचा रही थी किसको? एनडीए की संभावनाओं को, एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को। डैमेज की जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, दो ही इज एजिंग, यद्यपि वो, कौन? नीतीश कुमार के लिए आ रहा है। दो कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। इज एजिंग, ये मैन वर्ब मानिए। एजिंग का मतलब है ग्रो ओल्ड, यद्यपि वह बूढ़े हो रहे हैं। एंड फॉल्टरिंग, और वीक हो रहे हैं। मिस्टर कुमार कंटिन्यूज, फिर भी, अब ये कॉमा आ गया, याद रखिए, ऑल्दो और दो के साथ, ऑल्दो या दो दे रखा है तो दूसरा जो क्लोज आपको जोड़ना होता है उसके साथ या तो तुम यट लगाया करो या कॉमा लगाया करो, ये दो चीजें हो सकती। तो यहां इसने कॉमा लगा दिया। तो यद्यपि वो बूढ़े हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं, फिर भी मिस्टर कुमार जो है लगातार इनका जारी है, क्या? टू कमांड एनफ, कमांड मतलब कंट्रोल, अभी भी इनका नियंत्रण है। एनफ मतलब पर्याप्त रूप से। ओ अ फॉलोइंग इन बिहार, फॉलोइंग का मतलब है सपोर्ट बेस, फॉलोअर्स, समर्थक, इन बिहार फॉर द बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी के लिए सपोर्ट बेस जो इनका बन रहा है वो इन्हीं के कारण बन रहा है। ठीक है, टू फॉल इन लाइन बिहाइंड हिम, अब बीजेपी जो है इनको मजबूरन इनके पीछे ही रहना पड़ेगा, इनके आदेशों की पालना करनी पड़ेगी, एटलीस्ट, कम से कम, अंटिल द इलेक्शन इज ओवर। अंटिल यहां कंजंक्शन है, कंजंक्शन है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ओवर है, एडवर्ब है। कब तक? जब तक कि इलेक्शन पूरा ना हो जाए। और ये अंटिल जो है नेगेटिव एक कंजंक्शन है, याद रखिएगा, इसके साथ नोट नहीं लगाते हैं। तो जब तक इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक तो उनके पीछे ही रहना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि यद्यपि वो बूढ़े हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, फिर भी मिस्टर कुमार कंटिन्यूज टू कमांड एनफ ऑफ ए फॉलोइंग, अभी भी इनका पर्याप्त रूप से सपोर्ट बेस है बिहार में। ठीक है, और इतना एनफ सपोर्ट बेस है कि बीजेपी को फॉल इन लाइन बिहाइंड हिम, उनके पीछे ही रहना पड़ेगा, उनके आदेशों की पालना ही करनी पड़ेगी, और कम से कम, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, कब तक? जब तक कि इलेक्शन पूरा न हो जाए। ये था सब आज के इस एडिटोरियल में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये मैच द कॉलम जोड़कर देखिए एक बार, देखो देखिए। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है?
लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों का ऑब्जर्वेशन, तो ये कहाँ दे रखा है आपको? चांसेस टू शो इन्फ्लुएंस, पब्लिक बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, ये सी आ जाएगा, लोगों का विश्वास। फॉल्टरिंग, लड़खड़ाना, बिकम वीक और लूजिंग स्ट्रेंथ, शक्ति खोना, कमजोर पड़ना, डी। प्रोस्पेक्ट्स का संभावना, चांसेस और पॉसिबिलिटीज। कमांड का, टू अग्री और सबमिट टू अथॉरिटी और फॉलो समवन लीड, टू शो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, ये आ जाएगा बी। और फॉल इन लाइन का, टू अग्री और सबमिट, तो ई। ये आपके आंसर्स होंगे इसके। ये था सेशन नंबर 165। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 166 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।